ओके, नाउ तो फर्स्ट वन इज, आपने पढ़ा होगा लोअर स्टैंडर्ड में, 9th में पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने 10th में पढ़ा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब बेसिक, दे एग्जिस्ट इन नेचर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। हमको वी डोंट नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, हमको नहीं मालूम कि ये फोर्सेस कहां से आए हैं। वी कैन से दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, इज इट क्लियर? हमको नहीं मालूम कि फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, ये उनका इनका ओरिजिन क्या है हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो। तो यहाँ पे कुछ साइंस फेल होती है कि हमको नहीं मालूम चलता है कि ये सारे फोर्सेस आए कहां से। आर यू गेटिंग? वी डोंट नो। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब हम कैसे, हमें कैसे मालूम चलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से स्टार्ट हुआ? इज इट क्लियर? तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट्स अ नेचुरल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो प्लैनेट्स नहीं होते। आपको मालूम है ऑल द प्लैनेट्स का फॉर्मेशन, सन का, प्लैनेट सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। कहां से स्टार्ट हुआ वी डोंट नो। तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम है, देयर आर टू मासेस m1 एंड m2, distance between them is r. So these two masses, they will attract each other. To every action there is equal and opposite reaction, they are attracting. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी हमको मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज F is equal to G, somebody is saying something, yeah, first chapter of NCERT, first chapter of NCERT book, according to NCERT. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप लोग डी लिखते थे, हम लोग आर लिखते हैं 11th 12th में, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या होता था? अच्छा, ये फोर्स हमारा कैसा होता है, शियर, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स नेवर बी रिवल्सिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव। मासेस कभी एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इट मींस अगर आप किसी अपने आप को रूम में लॉक कर लीजिए तो क्या आपको अर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगा? आप किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाइए, किसी लिफ्ट के अंदर चले जाइए, तो भी आपको अर्थ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब आपके और अर्थ के बिटवीन वट एवर द मीडियम, इट डजंट मैटर, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन मासेस, बिटवीन मासेस। थर्ड, एक्शन रिएक्शन टाइप, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन टाइप। इसका मतलब क्या हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिएक्शन टाइप? सपोज अर्थ आपको अट्रैक्ट करता है, लेट्स से दिस इज अर्थ एंड दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा विद द सेम फोर्स, तो ये फोर्स भी अट्रैक्ट करेगा अर्थ को विद द सेम फोर्स। एक्शन रिएक्शन, टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, तो टेल मी वन थिंग, अर्थ आपको अट्रैक्ट करता है विद सम फोर्स और आप भी अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं विद द सेम फोर्स, देन व्हाई अर्थ आपको पुल कर लेता है लेकिन आप अर्थ को पुल नहीं कर पाते हो? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? अर्थ आपको पुल कर लेता है, यू आर अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जितने फोर्स से आप अर्थ को पुल कर रहे हो उतने फोर्स से अर्थ आपको पुल कर रहा है। आप अर्थ को पुल नहीं कर पाते हो लेकिन अर्थ आपको पुल कर लेता है ना, व्हाई? Mass of the earth is more than. Yes. Yes, correct. When equal and opposite forces act, mass dominate. अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं ना, जिसका मास ज्यादा होता है वो डोमिनेट कर जाता है। तो अर्थ का मास ज्यादा है ना, इसलिए वो डोमिनेट कर जाता है। इज इट क्लियर? अदरवाइज हम लोग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, ये तो मालूम है, लॉ ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर।
इसका मतलब डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाता है। डिस्टेंस को डबल करोगे, लेट्स से आर को डबल किया, देन फोर्स कितना हो जाएगा? अपने इनिशियल फोर्स का स्क्वायर है ना बेटा, और आर को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? इट बिकम 4m। तो एक्चुअली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, वो आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? अर्थ में कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब लेट्स से यहां पे हम कोई पॉइंट ए लेते हैं और इधर पॉइंट बी लेते हैं, और कोई मास है यहाँ पे एम को मूव करना है फ्रॉम ए टू बी, तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, मैं स्ट्रेट ले जा सकता हूं। आपने कुछ वर्क डन किया W1 फॉर वर्क डन, आपने इसको कर्व पाथ में ले गए, आपने वर्क दिया W2, आप उसको जिगजैग पाथ में ले गए, वर्क डन किया W3। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है ना, तुम किसी भी पाथ से ले जाओ, वर्क डन क्या रहता है? सेम रहता है। इसका मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं किसी और मास को मूव करूंगा ना, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप स्ट्रेट ले जाओ, चाहे कर्व ले जाओ, चाहे जिगजैग पाथ में ले जाओ, वर्क डन सेम रहता है। इसका मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इज इट क्लियर? इस तरह के फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, इट्स अ वेरी वीक फोर्स। आप कहेंगे वीक फोर्स, यस, हर जगह होता है, लेकिन गॉड ने ऐसा बनाया है इसको, अब मैं तो गॉड बोल सकता हूं कि ये हर जगह होता है, लेकिन नोटिस नहीं कर पाते। मतलब आपके सराउंडिंग में, आपके टेबल पे अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, पेन है, पेपर है, पेंसिल है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फैन, टेबल, चेयर, एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग, सभी अट्रैक्ट करते हैं ना, लेकिन मूव तो नहीं करते। एक बुक और दूसरा बुक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन क्या मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ? नहीं, नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत वीक फोर्स है, इतना वीक फोर्स होता है कि हम नोटिस नहीं कर पाते। तो वी विल नोटिस ओनली इन केस ऑफ बिगर मासेस। तो याद रखना, ये हर जगह होता है, बुक, पेपर, पेंसिल, चेयर, टेबल, फैन, एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग ईच अदर। न्यूटन ने क्या बोला था? इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट। मेरा स्टेटमेंट ध्यान सुनना, इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हर छोटा बड़ा पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन हम नोटिस तो नहीं करते हैं। हम नोटिस करते हैं इन केस ऑफ बिगर मासेस। बिगर मासेस मतलब मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून। हमारे सराउंडिंग यही बड़े मास है। छोटे केस में क्या होता है? छोटे मास के केस में फोर्स इतना स्मॉल होता है कि हम नोटिस नहीं कर पाते। इज इट क्लियर? तो बहुत ही वीक फोर्स होता है नेचर, होता हर जगह है, लेकिन बहुत ही वीक होता है, इसलिए से बड़े मासेस के केस में ही यू कैन नोटिस इट। ठीक है? ओके, सो इट इज यू कैन से वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर फंडामेंटल फोर्स, इज द वीकेस्ट वन। ठीक है? अच्छा, ये जी की वैल्यू क्या होती है? जी इज व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? या इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? व्हाई? बिकॉज इट्स वैल्यू इज independent of medium, masses, pressure, temperature, etc. That's why it is called universal. ठीक है? इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज, अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी? व्हाट अबाउट द यूनिट? इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स क्या होगा? न्यूटन। आर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे दो मासेस हैं, केजी क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। और सीजीएस क्या हो जाएगा? न्यूटन की जगह डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन
ग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते थे? लेट masses are 1 kg and distance is 1 meter, तो g की वैल्यू क्या आ जाती थी? दैट इज इक्वल टू f। ठीक है, सो अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू बता रहे थे ना, इसकी वैल्यू आपने क्या बताया था? 6.67 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो ऐसा ही हो गया। अगर सीजीएस में करना हो तो क्या करेंगे? सीजीएस में करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ टू कन्वर्ट इन सीजीएस? लेट मी कन्वर्ट इट। 6.67 10 raised to -11 1 न्यूटन कितना होता है? 10 raised to 5 डाइन। एंड 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 केजी क्या होगा? 1000 ग्राम। पुट ऑल द वैल्यूज हियर। तो 1 न्यूटन क्या आ जाएगा? 10 raised to 5 डाइन। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम स्क्वायर है। हाउ मेनी जीरो विल कम? व्हाट द फाइनल वन? कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आ गए? -11 के साथ एडजस्ट करो, कितने हो गए टोटल? 10। 10। इधर इधर कितने हो? 5। तुमने स्क्वायर नहीं किया क्या? इसका स्क्वायर भी करना होगा ना? स्क्वायर करना भूल गया बच्चा? चलो मैं कराता हूं, स्क्वायर करता हूं। 5 स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to 4 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। और नीचे आएगा, नीचे भी स्क्वायर है ना, 10 raised to 6 स्क्वायर है ना। स्क्वायर मतलब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ना उसका। तो 10 raised to 2 का स्क्वायर 10 raised to 4 और 10 raised to 3 का स्क्वायर 3 2 जा 6 10 raised to 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कितना आ रहा है? कितने जीरो जाएंगे अब? 15. 15 नहीं, 5 6 7 9 नीचे 9 और नीचे 6 है। नीचे 6 भी तो है। प्रॉपर जोड़ो बेटा। -11 +5 +4 और नीचे 6 आ रहा है। कितना हो जाएगा? 6 कैंसिल हो जाएगा। हम्म, कितना आएगा? -3। ना, अरे पहले बताओ ये ऊपर वाला पार्ट कितना आएगा? -4. -4 -2। -2 और नीचे 6 6 ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा ना। 10 raised to -8। ठीक से जोड़ो बेटा। कैसे कर रहे हैं आप? ट्राई टू डू। देखो अगर मैथ्स नहीं भी लिए ना तो इतना तो मैथ्स आनी चाहिए आपको। मैं फिर से बता रहा हूँ, -11 into 5 into 4 अपॉन 6 तो कितना हो जाएगा? 10 raised to -11 +5 +4 -6 तो कितना हो जाएगा? -8 आएगा। -8, हाँ -8 आएगा ना। दैट इज 9। इस तरह से यूनिट्स को चेंज करते हैं पर ग्राम स्क्वायर। इसका मतलब अगर एसआई में देखेंगे तो ये आएगा और सीजीएस में देखेंगे तो दिस विल कम हियर सीजीएस। ठीक है, अच्छा चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा देते हैं। वो तो आप कर लेंगे। अच्छा चलो, नो एक्चुअली साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ हमको अट्रैक्ट कैसे कर सकता है। ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसे कैसे हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो हमको अट्रैक्ट कर लेता है। तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वहां पे कुछ पार्टिकल काम करता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दिस वन। Scientists believe that gravitational force act through intermediate particles. Gravitational force act
with mediated particles, वो एक mediated particles मतलब intermediate particles कुछ वहां पर काम करते हैं. Intermediate particles called graviton. ग्रेविटॉन का मास 0 होता है और उस पे चार्ज भी 0 होता है, लेकिन ये आज तक डिस्कवर नहीं हुआ है. स्टिल साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर दिस पार्टिकल. उन्होंने नाम पहले से रख दिया है. उन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ जो है ना, वो कुछ किसी पार्टिकल की हेल्प लेता है हमको अट्रैक्ट करने में. वरना ऐसे कैसे हो सकता है, अर्थ बिना कांटेक्ट के हमको कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? कुछ ना कुछ तो काम करता हो, कोई पार्टिकल काम करता होगा. तो उन्होंने बोला कि एक ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल काम करता है, नाम पहले दे दिया, डिस्कवर भी नहीं हुआ है. याद रखना, तो ग्रेविटॉन पूछा जाता है एमसीक्यूज वगैरह में, तो यू शुड नो कि वहां पे कौन सा पार्टिकल काम करता है, ग्रेविटॉन. ठीक है, लेकिन डिस्कवर नहीं हुआ, ये बात भी दिमाग में फिट कर लेना. ठीक है. अच्छा अच्छा, इसका रोल तो बहुत है. अगर हम इसका रोल देखेंगे या ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है पूरे यूनिवर्स में. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिवर्स. यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका. ठीक है, रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, एटसेट्रा. ठीक है ना. तो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? फंडामेंटल फोर्स है, बेसिक Yes, फोर्स है, sir. लेकिन ये आया कहां से हमको नहीं मालूम. वी डोंट नो अबाउट इट्स ओरिजिन. इसका ओरिजिन हमको नहीं मालूम. ये हम बोलते हैं कि ये नेचुरल है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स. फ्रॉम वेयर इट अराइजेस वी डोंट नो. ठीक है, कॉमेंट ऑन दिस वन. फर्स्ट फोर्स, राइट ऑन द हेडिंग फिजिकल वर्ल्ड. फर्स्ट फोर्स हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड राइट ऑन फास्ट. ओ ग्रेविटॉन, आर्यन एक्चुअली ऐसा था कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ हमको जब अट्रैक्ट करता है या कोई भी मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, तो वहां पे उनके बिटवीन कुछ पार्टिकल्स काम करते हैं, बिकॉज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. तो उन्होंने पार्टिकल्स का नाम रखा ग्रेविटॉन, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर दैट पार्टिकल. बट स्टिल वो दे आर ट्राइंग, उनको डिस्कवरी मिली नहीं, बट उन्होंने अज्यूम कर लिया कोई ना कोई पार्टिकल तो काम करता ही होगा, तो नाम दे दिया ग्रेविटॉन. बट स्टिल इट इज येट टू बी डिस्कवर्ड.
done. Can I scroll it? Yes, sir. Yes. Okay. Okay. एसआई में -11 होता है, सीजीएस में -8 होता है। तो वैसे नॉर्मली हम लोग एसआई में ही करते हैं। तो यू हैव टू टेक द वैल्यू 6.67 10⁻11। न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है, डायन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होता है। सीजीएस में डायन बोलते हैं, एसआई में न्यूटन बोलते हैं। यूजेस बहुत है। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सारे, मतलब पूरा यूनिवर्स में इसका बहुत ज्यादा रोल है ग्रेविटेशनल फोर्स का। हाँ, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग फोर्स है कि सिर्फ बड़े मासेस के केस में ही वो मतलब यू कैन इट इज विजिबल, अदरवाइज छोटे मास के केस में वो इतना स्मॉल होता है कि दिखाई नहीं देता है, मतलब आप नोटिस नहीं कर पाएंगे। Okay, can I scroll it? Yes, sir. So next type of forces, next मतलब natural force you can say, इनको natural बोलते हैं बेटा। They exist in nature from the beginning. Then electromagnetic force. Electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आ जाता है। दिस इंक्लूड्स, इसमें दोनों फोर्स आ जाते हैं। दिस इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स टुगेदर। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनफैक्ट हमारी डेली लाइफ में इतना ज्यादा हम उसको यूज, मतलब ऑल द फोर्सेस इन अवर डे, मतलब डेली हम उसको फील। जैसे आई एम टेकिंग एग्जांपल,
पुश पुल, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, पुश एंड पुल, किसी को पुश करना या पुल करना आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और कांटेक्ट फोर्सेस जितने भी होते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस दो होते हैं, नॉन कांटेक्ट एंड कांटेक्ट। ठीक है, हम लोग जैसे कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं, कांटेक्ट, विदाउट एनी कांटेक्ट वी कैन नॉट अप्लाई फोर्स। हाँ, तो जितने भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं, दैट इज, अगर मैं एग्जांपल लूंगा तो लेट्स से फ्रिक्शनल फोर्स, देन यू डोंट नो दिस फोर्स, नॉर्मल फोर्स होता है एक, विस्कस फोर्स सुना है आपने, नॉर्मल फोर्स नहीं सुना होगा, आई नो, विस्कस फोर्स, देन No. अच्छा नहीं सुना, विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शन इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन होता है तो उसको विस्कस बोलते हैं। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। आप हनी में स्पून को स्टिर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर पानी होगा तो इजीली आप उसको मूव कर सकते हो, मतलब स्पून को उसमें। ठीक है, तो हनी इज मोर विस्कस, विस्कस मतलब विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इन लिक्विड्स। नॉर्मल फोर्स में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना नॉर्मल फोर्स भी होता है, और भी बहुत से फोर्स होते हैं। स्प्रिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं तो फोर्स अप्लाई करता है वो, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में टेंशन आता है, टेंशन इन स्प्रिंग, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें टेंशन आ जाता है, टेंशन इन स्प्रिंग। ये सब क्या है तुम्हारे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। पुश पुल मतलब इवन हम पेपर पे लिखते हैं ना, we usually write on paper with the help of pen or pencil, that is also electromagnetic force, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा अच्छा मैं बात कर रहा हूं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर सपोज कर लो दो चार्जेस है, लेट्स से हियर Q1 एंड Q2, चार्जेस को डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर Q and R is the distance between them. You know, like charges repel with each other and unlike charges attract each other. अगर एक like charges होंगे तो they will repel, plus plus will repel, minus minus will repel, but plus minus will attract. Let's say I am taking plus charge, then what will happen? They will repel each other. They will repel each other. लेकिन अगर मैं एक प्लस और एक माइनस रखूंगा then what will happen? अगर एक प्लस है और एक माइनस है then what will happen? R is the distance between them. They will attract, no problem. They will attract like this way. इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स सब अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। इज इट क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होती है इस फोर्स की वैल्यू? फोर्स F इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 upon R square. What is K? K is the constant. इस कांस्टेंट की वैल्यू होती 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, नहीं पर कूलम स्क्वायर, नॉट केजी, मास नहीं है यहाँ पे, चार्जेस है। ठीक है, पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में इसकी वैल्यू, हाँ बच्चा बोलो। Can you please scroll up? ओके, जस्ट वेट हियर। Yes. वहां पर हम जस्ट ये आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तब तक स्टार्ट करो लिखना। Yes, sir. हो गया? हाँ सर, हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस फोर्स की वैल्यू प्रॉपर्टी देखते हैं। मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव
or repulsive. Action reaction type, अगर Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा तो Q2 भी वही करेगा. Both the forces are equal and opposite. To every action there is equal and opposite reaction. Action reaction type, action reaction type, then medium not required. Medium for this force, medium not required. Medium not required. मीडियम की जरूरत नहीं है, बट this force depends on medium. But this force depends on medium. Depends on medium. Medium पे डिपेंड करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन ये वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है. ये बात ध्यान रखना. दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम. वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है. बट दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम. ठीक है, ओके. इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स. And this is also a conservative. This also obeys inverse square law of distance. It obeys inverse square. जैसे gravitational force था, F is inversely proportional to distance square. इसके साथ भी वैसे ही है. F is inversely proportional to distance square. It obeys that. It obeys inverse square. Inverse मतलब inversely proportional. Square मतलब R square है. Square law of distance. R मतलब डिस्टेंस. ठीक है, ओके. अगर ये हाँ, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस. हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है. यस, कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव है. कैसे? सपोज यहाँ पे ए है और इधर बी है और कोई चार्ज क्यू है. इस चार्ज को तुम मूव करते हो. तुम कैसे भी जाओ, किसी भी पाथ से जाइए, zigzag पाथ से, किसी भी पाथ से जाइए, इन ऑल द थ्री केसेस वर्क डन विल बी सेम. वर्क डन सेम रहेगा. इसका मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ठीक है, सो have you understood this electric force? Just copy it.